गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ स्टार्ट करेंगे और उसमें टॉपिक हम देखेंगे कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण। अगर हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है, अभी तक हम देख चुके हैं कि हमारे भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की वजह से लोक कल्याणकारी से संबंधित जितने भी कार्य हैं वह सरकारी विभाग या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उस पर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी नियंत्रण नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर या अधिकारातीत कार्य किए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाए इसकी जांच की जा सके कि उनके द्वारा जो कार्य किया गया है वह उनकी सीमाओं के अंतर्गत ही किया गया है या उनके द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है या नहीं किया गया है, या ये देखना कि क्या वह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके आधार पर उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्यों पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण दो तरीके माने जाते हैं। पहला है विधायी व संसदीय नियंत्रण और सेकंड है न्यायिक नियंत्रण। थर्ड टॉपिक जो है संविधाओं व अपकृत्यों के लिए सरकार का दायित्व, ये हम अलग से करेंगे। आज हम प्रशासनिक कार्यों पर विधायी नियंत्रण या संसदीय नियंत्रण किस हिसाब से होता है और दूसरा न्यायिक नियंत्रण किस हिसाब से होता है वो हम देखेंगे। लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल एंड जुडिशियल कंट्रोल। फर्स्ट जो हम देखेंगे लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल। दिस वर्क आर फॉलोज by discussing administrative work at parliament. The discussion can be made regards requirement, limits, etc. of administrative work. प्रशासनिक कार्यों पर विधायी नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, यह निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहला जो है वह संसद में प्रशासनिक कार्यों पर विचार विमर्श करके संसद के सदस्यगण प्रशासनिक कार्य की आवश्यकता, सीमा आदि पर बहस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो इस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि जो भी प्रशासनिक कार्य जो प्रशासनिक प्राधिकारियों को करने के लिए सुपुर्द किया जाता है या उन्हें प्रदान किया जाता है, तो सबसे पहले यह विचार विमर्श किया जाता है संसद में कि क्या ये प्रशासनिक कार्य जो है ये उनके प्रशासनिक कार्यों की क्या आवश्यकता है और किस सीमा तक प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा इस कार्य को करने के लिए अधिकार दिया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रशासनिक कार्यों पर ही संसद में विचार विमर्श होता है और उसके पश्चात उसकी लिमिट्स पर और उसके प्रशासनिक कार्यों की क्या आवश्यकता है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर भी प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों के रिक्वायरमेंट या उनकी सीमा पर भी लेजिस्लेशन में या पार्लियामेंट में विचार विमर्श किया जा सकता है। सेकंड जो है द मेंबर्स में डिस्कस एनी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इट इन केस ऑफ इनसेटिस्फैक्ट्री आंसर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव दे में डिस्कस फर्दर। सदन के सदस्य प्रशासनिक कार्यों के किसी पहलू पर विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि कार्यपालिका का उत्तर संतोषजनक न हो तो सदन उस पर बहस करने की सूचना भी दे सकता है। तो दूसरा कंट्रोल किस प्रकार से स्थापित किया जाता है कि सदन के जो सदस्य हैं वह प्रशासनिक कार्यों के किसी भी पहलू पर, उसके किसी भी पार्ट पर या किसी भी भाग पर बहस करने के अधिकारी माने जाते हैं और उसके बारे में कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कार्यपालिका के द्वारा जो उसका रिप्लाई दिया जाता है या उसके पक्ष में जो अपना पक्ष रखा जाता है उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए पक्ष या उत्तर से अगर विधायिका सैटिस्फाइड नहीं है या उनके उत्तर से वह संतोषजनक नहीं है तो ऐसी स्थिति पर उस पहलू पर संसद में बहस करवाई जा सकती है या बहस करवाने की सूचना दी जा सकती है। थर्ड है resolution and notice may also be presented by members and members may suggest resolution on proposal made। सदन में संकल्प व सूचनाओं की प्रस्तावना
की जा सकती है। कोई भी सदस्य सदन में प्रस्ताव व संकल्प प्रस्तावित कर सकता है। तो इसी प्रकार की जो सूचनाएं हैं, सदन में सूचनाएं वह संकल्प के जो प्रस्ताव हैं वह प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और कोई भी सदस्य जो है प्रस्ताव या संकल्प प्रस्तावित कर सकता है। तो इसमें सभी सदस्य जो संसद के सदस्य हैं उनको यह अधिकार होता है कि वह संसद में प्रशासनिक कार्य से संबंधित जो सूचना या जो बहस का है उसका प्रस्ताव या संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकारी माना जाता है। एंड लास्ट, in case of financial demand from any ministry, the members may opt for voting in favor or against any grant to ministries. अनुदान पर मतदान की मांग करके भी प्रशासनिक कार्य पर विचार विमर्श किया जा सकता है जब किसी मंत्रालय द्वारा वित्तीय मांग की जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब भी किसी मंत्रालय के द्वारा किसी भी प्रकार की फाइनेंस की डिमांड की जाती है तो ऐसी स्थिति में उस पर वोट की डिमांड की जा सकती है, उस अनुदान पर मतदान की मांग की जा सकती है, और उसमें जो संसद के सदस्य हैं वह अपना पक्ष रखने के लिए वोट भी प्रदान कर सकते हैं, और प्रशासनिक कार्यों पर विचार विमर्श भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श करने के पश्चात उस पे निर्णय पहुंचने के लिए कि कौन से संसद के सदस्य हैं वो इसके पक्ष में है या कौन से जो संसद सदस्य हैं वह इसके पक्ष में नहीं है, ऐसी स्थिति में वह वोट कर सकते हैं और उसके द्वारा भी प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है जुडिशियल कंट्रोल। The law of judicial control of administrative actions is based on the assumption that the real power of democracy lies in the court, enjoying the ultimate authority to restrain the exercise of absolute and arbitrary power. The mechanism of judicial control administrative actions falls into their distinct groups. दूसरा आपका जो है वो है न्यायिक नियंत्रण। प्रशासन की सभी शक्तियां विधि से निकलती है, उनके सभी कार्य न्यायालय के नियंत्रण की समीक्षा के अधीन होते हैं। न्यायिक नियंत्रण की शक्ति इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि सभी शक्तियों का प्रयोग विधि की परिधि में किया जाना चाहिए। इस संबंध में 3 प्रकार की सुविधाएं जो है वह उपलब्ध है। जुडिशियल कंट्रोल, जब प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा जब किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य किया जाता है और जो प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा किया गया जो कार्य है वह अधिकारों से परे जाकर कार्य किया गया है, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करके कार्य किया गया है या अपनी शक्तियों का मिसयूज़ किया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे जुडिशियल कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि प्रशासनिक प्राधिकारियों की जो शक्तियां हैं वह विधि से ही निकलती है और उनके सभी कार्य न्यायालय के नियंत्रण के अंतर्गत माने जाते हैं। और न्यायिक नियंत्रण की जो शक्ति है इसका यह मूल सिद्धांत है कि सभी शक्तियों का प्रयोग जो है जो प्रशासनिक प्राधिकारियों को दिया गया है वह विधि की परिधि में ही किया जाना चाहिए। तो जब प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य किया जाता है तो उसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, और इस संबंध में इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। फर्स्ट है स्पेशल लीव पिटीशन, SLP, आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 136 के अधीन विशिष्ट अधिकारिता प्राप्त है। फिर है सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 227, उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण शक्ति। और लास्ट वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज एंड ऑर्डिनरी रेमेडीज, असाधारण उपचार या साधारण उपचार। असाधारण उपचार जो है उसका उल्लेख जो है आर्टिकल 32 और 226 में दिया गया है। असाधारण उपचार व साधारण उपचार जो है वह आर्टिकल 32 व 226 में दिए गए हैं। साधारण उपचार जो है जैसे घोषणा, व्यादेश, क्षतिपूर्ति माने जाते हैं। आर्टिकल 136 उच्चतम न्यायालय की विशिष्ट अधिकारिता। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील। द पावर ऑफ जुडिशियल कंट्रोल अवेलेबल on the Supreme Court under Article 136 is special and extraordinary in nature. Article 136 lays down that Supreme Court may, in its
discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any matter passed by any court or tribunal. The grounds on which Supreme Court exercise this power are as follows: where the tribunal has acts in excess of a jurisdiction conferred on its under the law creating it, or it has failed to exercise patient jurisdiction, where the tribunal has acted unlegally, where there is an error of law, where the tribunal has error knowingly applied the well accepted principle of jurisdiction, when the order of tribunal is erroneous, where the tribunal has acted against the principle of natural justice. उच्चतम न्यायालय की विशिष्ट अधिकारिता आर्टिकल 136 के अधीन न्यायिक नियंत्रण की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त है, जो विशेष या असाधारण प्रकृति की है। इसके अधीन उपबंध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने विवेक के अनुसार किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय निम्न परिस्थितियों में कर सकता है। तो आर्टिकल 136 के अंतर्गत जो न्यायालय की विशिष्ट अधिकारिता प्रदान की गई है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकारिता प्राप्त है कि वह किसी भी न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश दिया है, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में विशेष परिस्थितियों में अपील की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट, किसी भी ट्रिब्यूनल कोर्ट की या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई भी निर्णय किया गया है, उसके अगेंस्ट वह अपील प्राप्त करने का अधिकारी माना जाता है। और उनको ये जो शक्ति का प्रयोग है, निम्न परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त होता है। सबसे पहले है जहां अधिकरण विधि द्वारा जिसके अधीन उसका सर्जन किया गया है प्रदत्त शक्ति के बाहर कार्य करता है और यह प्रकट अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल होता है। तो ये फर्स्ट जो इसका कारण माना जाता है, जिस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है, एसपी उसके अंतर्गत अगर कोई भी ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है, जो विधि के द्वारा स्थापित है, उसके द्वारा जो उसको जो शक्तियां दी गई है कार्य करने के लिए, या तो वह उसको प्राप्त शक्तियों के बाहर अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहता है या उसके बाहर जाकर कोई भी कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सेकंड जो है, जहां अधिकरण ने अवैध रूप से कार्य किया है, तो जब कोई भी ट्रिब्यूनल या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है अवैध रूप से कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है नियंत्रण स्थापित करने के लिए। जहां विनिश्चय में प्रकट गलती है, तो जो मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में है उसी में ही किसी भी प्रकार की कोई गलती है, चाहे वो क्षेत्राधिकार से संबंधित हो सकती है या अन्य किसी भी प्रकार की हो सकती है। एंड बाद में है आपका जहां अधिकरण ने विधि शास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों को गलती से लागू किया गया है, जहां पर ट्रिब्यूनल कोर्ट या जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके द्वारा जो भी स्थापित विधि शास्त्र के जो स्थापित सिद्धांत हैं उन्हें लागू करने में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की गई है, जहां अधिकरण का आदेश गलत है, जहां ट्रिब्यूनल्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया गया है वही गलत है, जहां अधिकरण ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर कार्य किया है, जहां ट्रिब्यूनल या सबऑर्डिनेट कोर्ट है उन्होंने नैसर्गिक न्याय का जो थ्योरी है नेचुरल जस्टिस उसके अगेंस्ट जाकर कोई भी कार्य किया है, जहां प्रत्यक्ष अन्याय विधि में मूल त्रुटि या तथ्य का गलत अन्वेषण किया है। लास्ट है जहां ट्रिब्यूनल कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय ने है वो प्रत्यक्ष अन्याय किया है, विधि में जो मूलभूत त्रुटि है वो हुई है या तथ्य के गलत इन्वेस्टिगेशन किया है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में एसपी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है।
SLP दायर की जा सकती है, स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जा सकती है। फिर है आर्टिकल 227 सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 227 में अधीक्षण शक्तियाँ प्राप्त है। आर्टिकल 227 प्रोवाइड्स दैट एवरी हाई कोर्ट शैल हैव superintendence over all courts and tribunal throughout the territory in relation to which it exercises jurisdiction. The power of interference through superintendence in Article 227 is limited to checking that tribunal functions within the limits of its authority. Grounds are as follow: want or excess of jurisdiction, error apart on the face of record, violation of principle of natural justice, error as to conclusion of fact. अनुच्छेद 227 के अधीन अधीक्षण की शक्ति या सुपरविजन की जो शक्ति है उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। इसके अधीन प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्य क्षेत्रों में जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हैं, सभी न्यायालयों व अधिकरणों का अधीक्षण या सुपरविजन करने के लिए सशक्त किया गया है। निम्नलिखित आधारों पर न्यायालय प्रशासनिक आदेशों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को सुपरविज़न करने का जो पावर दिया गया है उसके अंतर्गत उसे यह अधिकार होता है कि अपने राज्य क्षेत्र में जो भी अधीनस्थ न्यायालय है या ट्रिब्यूनल न्यायालय है उनका वह समय समय पर सुपरविज़न कर सकता है, देख सकता है कि न्यायालय के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह अधिकारियों का जो प्रयोग किया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसका यह अधिकारिता होती है कि वह समय समय पर अपने अधीनस्थ जो न्यायालय है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है व ट्रिब्यूनल्स कोर्ट्स हैं उनका सुपरविज़न करता रहता है या निरीक्षण या अधीक्षण करता रहता है। अगर निम्नलिखित आधार हैं तो ऐसी स्थिति में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के द्वारा या ट्रिब्यूनल कोर्ट्स के द्वारा कोई भी निर्णय दिया जाता है या आदेश दिया जाता है तो हाई कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वह उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकारी माना जाता है। फर्स्ट है वांट और एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, अधिकारिता का अभाव है या आधिक्य है। जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल कोर्ट ऐसे विषय पर कोई भी कार्य करता है जिस विषय पर उनको जुरिस्डिक्शन नहीं है या उनके द्वारा जो कार्यों का प्रयोग किया जा रहा है वह अधिकारा से विपरीत जाकर या अधिकारों से अधिक जाकर कार्य किया जा रहा है तो वह उन्हें सुपरविजन करने का अधिकारी माना जाता है। सेकंड है अभिलेख देखने से ही प्रकट गलती, एरर अपार्ट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। अगर हाई कोर्ट को जो तथ्य है उसको देखकर ही या जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं उनको देखकर ही उनकी गलती अगर प्रकट हो जाती है तो वह सुपरविज़न करने का अधिकारी माना जाता है। नैसंगिक न्याय के सिद्धांतों का अगर वायलेशन हुआ है, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसंगिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना होने पर भी हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय व ट्रिब्यूनल्स पर जो है सुपरविज़न करने का अधिकारी माना जाता है। एरर एज टू कंक्लूजन ऑफ फैक्ट, तथ्य के निष्कर्ष में पहुंचने पर अगर किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा या ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी गलती की गई है तो ऐसी स्थिति में भी हाई कोर्ट जो है सुपरविज़न पावर उसको होती है। तो न्यायिक नियंत्रण दो प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, या तो आप हाई कोर्ट में सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन जो है उसके अंतर्गत आर्टिकल 227 में प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, या आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में आपको स्पेशल लीव पिटीशन दायर करके प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्यों पर या जो ट्रिब्यूनल है या अधीनस्थ न्यायालय है उनके द्वारा दिए गए निर्णय पर या उनके कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। थैंक्स। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।